नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। मैं आपको बीएससी पार्ट सेकेंड का थर्ड पेपर प्रकाशिकी ऑप्टिक्स पढ़ा रही हूँ। इसके अंदर अपन व्यतिकरण के बारे में पढ़ रहे थे। व्यतिकरण के लिए एक आवश्यक शर्त है कि हमें कला संबंध स्रोत चाहिए और कला संबंध स्रोत प्राप्त करने के दो तरीके हैं। या तो हमें प्राप्त हो सकते हैं तरंगांक के विभाजन द्वारा या आयाम के विभाजन द्वारा। We can obtain coherent sources by division of wavefront or by division of amplitude. तरंगांक के विभाजन द्वारा जो व्यतिकरण की घटना अपन देखते हैं उसके कुछ उदाहरण हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेनेल बायप्रिज्म। और आयाम के विभाजन द्वारा जो व्यतिकरण की घटना अपन देखते हैं उसके कुछ उदाहरण हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, न्यूटन रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, न्यूटन रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में अपन पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं और अपन ने देखा है कि स्क्रीन के ऊपर किस तरह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं। ये निर्भर करता है कि जो तरंगे व्यतिकरण की घटना उत्पन्न कर रही हैं उनमें कला अंतर किस तरह का है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो हमें दीप्त फ्रिंजें मिलेंगी। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो हमें डार्क फ्रिंजेस इसके अंदर मिलेंगी। अपने पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर स्टार्ट किया था। फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर क्या होता है इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पहले मैं दे रही हूँ। यहाँ पर फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर में अपने पास प्रकाशीय समतल ये दो कांच की प्लेटें A और B हैं। There are two optically plane glass plates A and B. अब इनके सामने वाले जो पृष्ठ हैं उनके ऊपर हमने एल्यूमिनियम या चांदी की परत चढ़ा रखी है। ये परत हमने क्यों चढ़ाई है? ताकि इसके ऊपर जो लाइट गिरे उसका 75% जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो और बाकी रिमेनिंग पार्ट पारगमित मतलब ट्रांसमिट हो जाए। यहाँ पर अपन ने ये एक प्रकाश का स्रोत लिया है, विस्तृत प्रकाश का स्रोत है, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स S मैंने माना है। एक वर्णीय विस्तृत प्रकाश स्रोत मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S है। अब लाइट को फोकस कराने के लिए इसके सामने ये लेंस हमने L1 रखा है। जैसे ही लाइट S से इंसिडेंट होकर के A और B प्लेट्स के ऊपर गिरती है तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है। बार बार पुनः परावर्तन और पारगमन की घटना होती है। तो इससे अपने को जो किरणें मिल रही हैं ये लेंस L2 के ऊपर आकर के फोकस होती हैं। तो हमारे पास एक ही प्रकाश स्रोत से आयाम के विभाजन से किरणें अपने को प्राप्त हुई। अर्थात हमें जो अब किरणें प्राप्त होती हैं उनमें कला अंतर निश्चित होगा, मतलब ये कला संबंध स्रोत की तरह काम करेंगे। Hence we are obtaining light waves by multiple reflection and transmission, and these lights are obtained by division of amplitude of a light emitted by a single source.
Hence, they will act as coherent source. Hence, phenomena of interference is possible because there is a definite phase relation between these emitted light waves. तो हमारे पास अब जो तरंगे मिल रही हैं उनमें एक निश्चित कला अंतर है। उनको फोकस करने के लिए, प्रकाश किरणों को फोकस करने के लिए हमने लेंस L2 लगा रखा है। अब इन फ्रिंजेस को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग, टेलीस्कोप का उपयोग अपन करते हैं। यहाँ पर जो फ्रिंजें बनेंगी वो वृत्ताकार फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस हमें मिलेंगी। और ये जो फ्रिंजेस हैं इनको अगर अपन माइकलसन व्यतिकरण मापी की फ्रिंजों से तुलना करें तो ये ज्यादा स्पष्ट और अधिक तीव्रता वाली हमें मिलती हैं। अपने पिछले लेक्चर में अपन ने तीव्रता का मान ज्ञात करा था। तीव्रता का मान हमने ज्ञात किया था कि हम मान रहे हैं कि जो भी किरणें आपतित हो रही हैं उसका कुछ भाग या तो रिफ्लेक्ट होगा और रिमेनिंग भाग उसका ट्रांसमिट होगा। दैट मीन्स R प्लस T बराबर हमने माना था 1। हमने ये माना था कि इन प्लेटों A और B से लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, अवशोषण नहीं हो रहा। तो फ्रिंजों की तीव्रता का मान हमने निकाला था I बराबर I0 1 प्लस F साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 के बराबर। यहाँ पर मेरे पास ये F जो है इसका मान है 4R अपॉन 1 माइनस R का स्क्वायर। इस कोफिशिएंट F को, गुणांक F को हम कोफिशिएंट ऑफ फाइनेस कहते हैं। और डेल्टा पथांतर है, पाथ डिफरेंस मेरे पास है। मैक्सिमम की कंडीशन के लिए I मैक्सिमम बराबर आएगा A स्क्वायर मतलब I0, और मिनिमम की तीव्रता अपन ने निकाली थी इस सूत्र के द्वारा। अब अपन आज फ्रिंजों का तीक्ष्णता गुणांक और अर्ध चौड़ाई का मान निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ शार्पनेस एंड हाफ विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। यहां से अपन देख सकते हैं कि I जो है डेल्टा के ऊपर निर्भर करता है। फ्रिंजों की तीव्रता I, कलांतर डेल्टा और डेल्टा के साथ साथ F के ऊपर निर्भर कर रही है। तो हम क्या करेंगे, I में और डेल्टा में ग्राफ बनाएंगे और F के अलग अलग मान मैं लूंगी। पहली स्थिति के अंदर जब F का मान 8 के बराबर है तो हमें I और डेल्टा के बीच में इस तरह का ग्राफ प्राप्त हो रहा है। अब मैं F के मान को बढ़ा रही हूं। तो F के मान को बढ़ाने से अपन ये देख सकते हैं कि ये जो अपने को कर्व मिल रही है ये और ज्यादा शार्प होती जा रही है, और ज्यादा इस ग्राफ के अंदर तीक्ष्णता आ रही है। तो F का मान I और डेल्टा के ग्राफ की तीक्ष्णता को बताता है। तो इसलिए इस गुणांक F को अपन तीक्ष्णता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ शार्पनेस भी कहते हैं। तो हमारे पास I और डेल्टा के बीच में इस तरह का ग्राफ आता है। यहाँ पर ये ग्राफ जो मैंने बनाया है ये एक निश्चित F के मान के लिए बनाया है। तो ये ग्राफ जब डेल्टा का मान कम है तो बढ़ता है और एक निश्चित मान के ऊपर अधिकतम होता है, उसके बाद तीव्रता का मान घटने लगता है। तो जिस बिंदु के ऊपर तीव्रता अधिकतम है उस तीव्रता को मैं कह रही हूं I मैक्सिमम के बराबर। हम यहां पर अर्ध चौड़ाई का मान निकालेंगे। अर्ध चौड़ाई डेल्टा के द्वारा अपन निरूपित करेंगे। जब पथांतर डेल्टा बराबर अर्ध चौड़ाई हो तो उस स्थिति के ऊपर तीव्रता का मान अधिकतम तीव्रता का आधा होता है।
इसको ग्राफ द्वारा दर्शा रही हूं। मैं ये बिंदु मान रही हूं, यहाँ पर मेरे पास तीव्रता I max by 2 के बराबर है, मतलब अधिकतम तीव्रता की आधी तीव्रता इस बिंदु के ऊपर है। यहाँ पर हम ये बना ले रेखा, इसके संगत पथांतर डेल्टा का मान निकाल लें, जिसको कि हम डेल के बराबर कहते हैं। कंडीशन रख रही हूं, डेल की जगह डेल्टा का मान, जहां पर तीव्रता कितनी है, हाफ मैक्स के बराबर। तो ये कंडीशन रख दें, आई मैक्स कट गया दोनों साइड से, तो यहां से साइन डेल्टा बाय 2 का मान मेरे पास आ जाएगा 1/√f। और हमें पता है कि साइन का मान, अगर थीटा का मान अल्प हो तो साइन थीटा को अपन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर साइन डेल्टा बाय 2 की जगह अपन डेल्टा बाय 2 रख सकते हैं। तो यहां से डेल्टा का मान मेरे पास आ जाएगा। अर्ध चौड़ाई का मान, f का मान रख के अपन निकाल सकते हैं। अर्ध चौड़ाई बराबर आ गया 1 - r/√r। इसका ये अर्थ है कि डेल्टा का मान जितना कम या f का मान जितना अधिक होगा, फ्रिंजों की तीव्रता में परिवर्तन में तीक्ष्णता अधिक होगी। अब फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर की सहायता से हम किसी भी प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्ध्य का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं, यह अपन देखेंगे। How will we determine the wavelength of a monochromatic light source using Fabry-Perot interferometer? हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपन फेब्री-पेरो की सेटिंग करते हैं, A और B प्लेटों के मध्य दूरी ऐसे सेट करेंगे कि हमें स्क्रीन के ऊपर सर्कुलर फ्रिंजेस मिल रही हैं। इस कंडीशन के अंदर A और B जो कांच की प्लेटें हैं, उनके बीच की दूरी मान रही हूं मैं d के बराबर, और सेंटर के ऊपर हमें जो फ्रिंज मिल रही है उसका ऑर्डर मैं मान रही हूं n, फ्रिंज कोटि n मैंने मानी है। अब सेंटर के ऊपर मिल रही है, तो सेंटर के लिए ब्राइट फ्रिंज की क्या कंडीशन है, 2d बराबर n लैम्डा। अब हम इन प्लेट को x दूरी से मूव कर रहे हैं, और बीच की जो फ्रिंज है वो भी, उसमें भी फ्रिंजों की संख्या में वृद्धि होगी। मैं मान रही हूं हमारे पास पहले जो nth फ्रिंज दिख रही थी, अब हमें वहां पर जो फ्रिंज दिख रही है उसकी संख्या +n से और बढ़ गई। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, 2d + x बराबर n + n लैम्डा। इन दोनों समीकरणों को घटा दें तो हम लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। लैम्डा का मान क्या आ जाएगा, 2x/N। तो हम हमारे बी प्लेट के साथ में जो स्केल लगा हुआ है उससे दूरी x का मान ज्ञात कर लें, और फ्रिंजों की संख्या को हम गिन लें, अर्थात N जो फ्रिंजों की संख्या बता रहा है उसको हमें अपने आप गिनना है। तो इसकी सहायता से हम हमारा जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है उसकी तरंग दैर्ध्य का मान हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे फेब्री-पेरोमीटर का एक उपयोग है कि हम लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा इसका क्या उपयोग है कि हम दो निकटवर्ती तरंग दैर्ध्यों का अंतर निकाल सकते हैं। We can also determine the difference of close wavelengths. इसके लिए मैं क्या मान रही हूं कि हमारे पास एक लाइट का सोर्स है, एक प्रकाश का स्रोत लिया है, उस प्रकाश के स्रोत से दो तरंग दैर्ध्य λ1 और λ2 वाली प्रकाश तरंगे निकलती हैं। It emits light of two wavelengths which have λ1 r and λ2। तो हमें क्या करना है, हमें λ1 - λ2 का मान
फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर की सहायता से निकालना है। क्या तरीका अपन काम में लेंगे इसमें? हम हमारी प्लेट बी को ऐसे सेट कर रहे हैं कि सेंटर के ऊपर जो हमारी सर्कुलर फ्रिंज, वृत्ताकार फ्रिंज दिख रही है, उसकी तीव्रता का मान अधिकतम हो और वो हमें बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिखाई दे। ये कंडीशन कौन सी है? जब दोनों तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें उनसे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली फ्रिंजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रही हैं। मतलब λ1 वेवलेंथ वाली लाइट जो है उसकी ब्राइट फ्रिंज और λ2 वेवलेंथ वाली लाइट की ब्राइट फ्रिंज एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रही हैं। मैं मान लूं कि इस कंडीशन में ए और बी प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी के बराबर है। अब λ1 वाली जो लाइट है उससे जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है उसका ऑर्डर मान लूं nth। इसी तरह उसी पॉइंट के ऊपर मुझे दूसरी लाइट जिसकी की वेवलेंथ λ2 है उसकी भी मुझे प्रदीप्त फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। उसकी ब्राइट फ्रिंज की कोटि मान रही हूं मैं mth। तो हमें पता है ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन अभी जैसे अपन ने लिखी थी, पहले उसको λ1 के लिए लिखो तो क्या कंडीशन आएगी? 2d बराबर n λ1। ऐसे ही दूसरी तरंग जिसकी की तरंगदैर्घ्य λ2 है, वहां पर क्या अंतर है? ऑर्डर है m के बराबर, तो उसके लिए कंडीशन आ गई 2d बराबर m λ2। तो इन दोनों कंडीशंस को एक साथ लिखूं तो 2d क्या आ जाएगा? n λ1 बराबर m λ2। अब हम हमारी प्लेट को आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं। पहले हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही थी। अब जैसे ही मैंने उसको आगे की तरफ मूव किया तो हमारी जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर ये बिल्कुल अस्पष्ट हमें दिखेंगी। हमें इस प्लेट बी को और आगे डिस्प्लेस करना है, वहां तक हमें इसको मूव करना है जहां तक हमें फिर वही क्लियर कंडीशन दिखाई नहीं देती। तो हमें इसको पुनः वही स्थिति, स्पष्ट स्थिति आने तक प्लेट बी को आगे की तरफ विस्थापित करना है। हमें इस कंडीशन के ऊपर अब दोनों तरंगों की, दोनों वेवलेंथ वाली तरंगों की प्रदीप्त फ्रिंज एक ही बिंदु के ऊपर मिल रही है। मैं मान लूं पहली जो तरंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य λ1 है उसके लिए हमें n प्लस pth ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। इसी तरह λ2 तरंगदैर्घ्य वाली तरंग के लिए हमें m प्लस p प्लस 1 ऑर्डर की फ्रिंज मिल रही है। एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों ब्राइट फ्रिंजेस आ रही हैं और ये ब्राइट फ्रिंज वाली कंडीशन लाने के लिए हमने प्लेट बी को x डिस्टेंस से और चलाया है। तो कंडीशन क्या आ जाएगी? 2d प्लस एक्स बराबर n प्लस पी λ1 इक्वल m प्लस p प्लस 1 λ2। अब मुझे λ1 माइनस λ2 का मान निकालना है। ये निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को मैं माइनस कर रही हूं तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखें, माइनस करने पर ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 2x के बराबर। इसी तरह ये वाली साइड क्या आ जाएगी? p λ1 और यहाँ आ जाएगा p प्लस 1 λ2। तो यहाँ से मैं p का मान निकाल सकती हूँ। p का मान आ गया λ2 अपॉन λ1 माइनस λ2।
मैं मान लूं कि ये जो निकटवर्ती तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे हैं, इनकी माध्य तरंगदैर्घ्य, लेट द मीन वेवलेंथ ऑफ two close wavelengths is lambda, and it be denoted by lambda equal to under root lambda 1 minus lambda 1 into lambda 2. तो यहाँ से अपने पास lambda 1 minus lambda 2 का मान आ जाएगा lambda square upon 2x के बराबर। तो अपन x का मान निकाल करके lambda 1 minus lambda 2 का मान निकाल सकते हैं। Hence we can obtain the difference between two wavelengths using Fabry-Pérot interferometer. तो अपन आयाम के विभाजन द्वारा कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कोहेरेंट सोर्स अगर अपने को मिल जाते हैं तो कोहेरेंट सोर्सेस से अपन व्यतिकरण की घटना को देख सकते हैं। Thanks a lot for watching.